जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सलमान अर्शद है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हबको की एनुअल रिपोर्ट 2024 की जो आई है। ये जो वीडियो है ये एक से ज़्यादा पार्ट्स पे मुश्तमिल होगी। रीज़न ये है कि जो एनुअल रिपोर्ट होती है ये बहुत एक लंबा-चौड़ा मसवदा होता है, बड़ा लंबा डॉक्यूमेंट होता है। कंपनी की पूरे साल की जो है वो परफॉर्मेंस प्लस जो है वो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, ज़ाहिर-सी बात है इसमें अकाउंट्स होते हैं, फिर उनके जो है वो एनालिसिस भी होते हैं, रेशियो एनालिसिस। तो इसको डिस्कस करना, एक तो ये है कि ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होती है। इसको डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आपको एनुअल रिपोर्ट समझ आना शुरू हो जाएगी तो आपको बिज़नेस समझ आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको 2 से 3 पार्ट्स में, अभी आई डोंट नो कि कितने पार्ट्स में ये बनती है। आज पहला पार्ट मैं इसका रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उससे पहले कि मैं हबको पे बात करूँ, एक बिल्कुल ब्रीफ सा आपको मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि माड़ी पेट्रोलियम जो है वो एक्स हो चुका हुआ है। आज 16 तारीख को ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक्स होने के साथ ही उसका कैप पे ओपनिंग हुई, यानी अपर लिमिट के ऊपर ओपन हुआ है। और अगर मेरी आपने माड़ी पेट्रोलियम से रिलेटेड वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बिल्कुल साफ वाज़ेह अल्फाज में बोला था कि जब माड़ी पेट्रोलियम एक्स होगा तो ये कैप्स के साथ ओपनिंग देगा। रीज़न ये है कि जब किसी अच्छे शेयर का जो रेट है वो बहुत कम हो जाए तो उसमें यूजुअली बाइंग जो है वो आती है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर जो है वो स्टार्ट करते हैं हबको के एनालिसिस को। देखें, कोई भी कंपनी होती है ना, उसका स्वॉट एनालिसिस किया जाता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। ये बड़ा अहम एक एनालिसिस है। तो इसमें अब ज़ाहिर-सी बात है, मैंने इसकी एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है। आप उसको, मैं बेसिक्स को नहीं डिस्कस करूँगा कि कंपनी की प्रोफ़ाइल क्या है। इसमें वो चीज़ें जो कि मतलब नई हैं, ठीक है? जिसकी पुरानी उसके ऊपर बात नहीं हुई वीडियोज़ पे, मैं उसी को ही डिस्कस कर रहा हूँगा, चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। तो अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखें हबको से रिलेटेड। मैंने इसकी पूरी एक सीरीज़ प्लेलिस्ट बना दी है जो कि हबको से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचाएगी और इसी तरह से मैं कंटेंट्स जो है वो आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा, बनाता रहूँगा। तो स्वॉट एनालिसिस जो है उसमें सबसे पहले हबको की स्ट्रेंथ्स देखते हैं कि हबको किस चीज़ की स्ट्रेंथ्स रखता है। बाकी तो ठीक है जी, जियोग्राफिकल प्रेज़ेंस है। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं ना वो मैंने हाइलाइट किए हुए हैं। इसमें जी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ इन डाइवर्स पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ इंक्लूडिंग इंडिजिनस फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन। अच्छा, पाकिस्तान का मसला क्या है पावर सेक्टर का सबसे बड़ा? मैं आपको बताता हूँ, पावर सेक्टर का जो सबसे बड़ा मसला है, वो इम्पोर्टेड फ्यूल और इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल के ऊपर जो हमारी बिजली की प्रोडक्शन है, लाइट की, वो काफ़ी ज़्यादा महँगी होती है और ज़ाहिर-सी बात है उसको डिस्करेज किया जा रहा है, ठीक है? गवर्नमेंट भी इस तरह की पॉलिसीज़ जो है वो गोइंग फॉरवर्ड बनाएगी, जिससे सस्ती बिजली जो है वो बन सके और ताकि ये है कि उसको सस्ते दाम पे आगे बेचा जा सके। तो पावर जनरेशन के अंदर जो इसका हबको का जो पोर्टफोलियो है, उसमें डाइवर्स पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं। मैं गोइंग फॉरवर्ड आपको आगे भी बताऊँगा कि ये क्या है, उसमें क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो इनकी स्ट्रेंथ्स में आती हैं। तो एक तो ये स्ट्रेंथ हो गई ना। दूसरा ये है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आफ्टर स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद बीवाईडी फॉर इट्स न्यू एनर्जी व्हीकल इन पाकिस्तान। इसके ऊपर भी बड़ी तफसील से बात हो चुकी हुई है कि ये लोग बीवाईडी ला रहे हैं और बीवाईडी ब्रांड क्या है, उसकी क्या ग्लोबल रिकग्निशन है, ये भी एक इनकी मतलब सेल्फ डाइवर्सिफिकेशन में एक मज़ीद स्टेप फॉरवर्ड हैं ये लोग। क्योंकि देखें, जो बड़े बिज़नेसेस बने हैं, जिस तरह लकी सीमेंट को आप देख लेंगे, तो लकी सीमेंट बड़ा बिज़नेस क्यों बना? क्योंकि उसने सेल्फ डाइवर्सिफिकेशन की, मुख्तलिफ जगहों पे उसने अपने आप को इन्वेस्टेड किया। मतलब उन्होंने भी जो है वो गाड़ियों के काम में, व्हीकल्स के काम में जो है वो अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया। तो जो भी कंपनी अपने आप को सेल्फ डाइवर्सिफ़ाई रखेगी ना, मतलब अपनी नीश जो है, जो अपनी उनकी प्रोडक्ट है, उसके अलावा भी अगर वो काम करेगी, तो वो कंपनी जो है वो गोइंग फॉरवर्ड अपने जो रिसोर्सेज़ है वो भी बढ़ाती जाएगी, अपनी लाइन ऑफ इनकम भी बढ़ाती जाएगी, जिससे उसकी स्ट्रेंथ, उसके फाइनेंशियल्स जो है मज़ीद जो है वो बेहतर होंगे। वीकनेसेस क्या है जी? ये स्वॉट एनालिसिस में जो डब्ल्यू है वो वीकनेसेस को शो करता है। पावर जनरेशन पोर्टफोलियो स्क्यू टुवर्ड एक्सपेंसिव फ्यूल। अच्छा, ये एक किस्म की वीकनेस भी है
लेकिन इसके अंदर उन्होंने आगे गोइंग फॉरवर्ड अपने ऐसे प्रोजेक्ट्स टेकअप कर रखे हुए हैं जो कि इसके वीकनेस को ख़त्म कर देते हैं। मैं आपको आगे जाके बताता हूँ किस तरह से। ठीक है जी। अब वो एक्सपेंसिव फ्यूल जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिजिनस में भी स्ट्रेंथ में इनको देखें आपको आ रहा है कि इंडिजिनस फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन यानी जो कुदरती चीज़ों से और जिनकी अवेलेबिलिटी आसानी से उसको इंडिजिनस जो है वो फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन बोलेंगे। तो इसके ऊपर तो ऑलरेडी ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ पोर्टफोलियो जो कि प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस हुआ था, जो हब बेस इनका पावर प्लांट है, वो क्योंकि उसकी मुद्दत भी पूरे होने जा रही है 2-1 साल में, और उसके अलावा उसमें जो बिजली भी प्रोडक्शन हो रही है वो भी फर्नेस ऑयल पे है जिसको आरएफओ बेस पावर प्लांट कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जा रहा है गवर्नमेंट के एंड पे। और दूसरी इसकी वीकनेस में भी है रिड्यूस डिमांड ऑफ आरएफओ बेस्ड पावर जनरेशन। देखें, आरएफओ जो इन्होंने बनाया वो आज नहीं बनाया, ठीक है, वो 1994 जो है, आई थिंक 1994 या 2 में इनकी जो है वो पावर पॉलिसी के तहत बना हुआ था वो। तो अब एक लंबा अरसा उस प्लांट से इन्होंने फ़ायदा उठाया, पैसा बनाया, तो उसको ये नहीं कह सकते कि ये जो है ये आज की टेक्नोलॉजी नहीं लगाई हुई, बरसों पहले की है। आज जिस चीज़ में पेनिट्रेशन हो रही है, हमको उस चीज़ को टेक अप करी जा रहा है। अपॉर्च्युनिटीज़ को देखते हैं, इंक्रीज़ नीड ऑफ क्लीन एनर्जी एंड स्ट्रेस ऑफ एनर्जी इंडिपेंडेंस। ये अपॉर्च्युनिटी है। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कंपनीज़ होती हैं जो अपॉर्च्युनिटी को छोड़ देती हैं। लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो कि राइट टाइम के ऊपर अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करके उसका फ़ायदा उठाती हैं। तो इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊँगा कि हबको ने क्या प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। डाइवर्सिफिकेशन वाया एनर्जी वैल्यू चेन अदर देन पावर जनरेशन, ये भी अपॉर्च्युनिटी है, इसको भी इन्होंने टेकअप किया है। एक्सपेंशन इनटू द इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट, ये बिल्कुल ये भी अपॉर्च्युनिटीज़ है, ये भी इन्होंने टेकअप की हुई है। तो थ्रेट्स जो है, अब मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ में अगर आप देखेंगे तो कोई भी इसमें जो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी नहीं है जो कि हब को जिसके ऊपर काम ना कर रहा हो। ऑलरेडी उन्होंने इन चीज़ों को लाइन अप किया हुआ है। चौथे नंबर पे है जी थ्रेट्स। स्वॉट का जो टी है, ठीक है जी, इसमें ये थ्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आपको पता है, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग एंड ओवरड्यू अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द पावर परचेजर एंड गवर्नमेंट इनएबिलिटी टू रिजॉल्व सर्कुलर डेट इशू। अच्छा, इसके ऊपर वैसे आईएमएफ भी बड़ा काम कर रहा है। थ्रेट्स, ये जो थ्रेट्स हैं, आप कह रहे हैं कि जी पैसा फंस गया, गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही, इसके ऊपर ऑलरेडी आईएमएफ बहुत ज्यादा पुश कर रहा है गवर्नमेंट को कि सर्कुलर डेट को रिजॉल्व करें। और दूसरा दूसरा इसके अंदर अहम बात है, ये डेट जो है ना मैंने लिया है ना आपने लिया है, ये डेट गवर्नमेंट ने लिया हुआ है। तो गवर्नमेंट जो है वो अपने डेट्स को की एबिलिटी रखती है, इसको और कुछ नहीं होगा तो वो बॉन्ड्स इशू कर देगी, एक का डेट उतार के अपने सर पे दूसरा डेट कर लेगी। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा इशू है। सॉवरेन गारंटी है, गवर्नमेंट जो है वो डिफॉल्ट अपनी करेंसी में कभी भी नहीं करती। वीक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स अलॉन्ग विद रुपी डिवेल्युएशन एंड वोलेटाइल एक्सचेंज रेट, ये बिल्कुल थ्रेट है, लेकिन ये थ्रेट सिर्फ हबको के लिए नहीं है। देखिए, थ्रेट्स मैं समझता हूँ किसी भी कंपनी के लिए वो होता है जो उस पर्टिकुलर कंपनी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा हो। ये थ्रेट ओवरऑल मार्केट का थ्रेट है। मतलब इसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये हबको को डिस्टर्ब कर रहा है। ये जो भी पावर जनरेशन की एंटिटी आएगी या उसमें जो भी नई प्रोडक्ट लाइन को या नए बिजनेस को टेकअप करेगी कोई भी कंपनी, तो उनके साथ ये थ्रेट जो है हबको के साथ साथ उनको भी ये फेस करना पड़ेगा। तो मतलब इक्वल फुटिंग मिलेगी, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा सबको। अगर किसी एक कंपनी के साथ मसला होगा तो दूसरी कंपनी के साथ भी वही मसला होगा। तो कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी कंपनी को कंपैटिटिव एडवांटेज हो जाएगा कि ये सिर्फ हमको को मसला है या कोई दूसरी जो है वो कंपनी आ रही है तो उसको मसला नहीं है। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज होते हैं, ये अक्रॉस द बोर्ड जो है वो सारी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये थ्रेट्स जो है वो पर्टिकुलरली थ्रेट्स में आप उन्हें वो चीज़ देखनी होती है जो पर्टिकुलरली किसी कंपनी को जो है वो डिस्टर्ब कर रही हो। तो ये इसका सेगमेंट जो है वो अहम थे, जो मैंने आपसे किया। अब दूसरे सेगमेंट पे आते हैं जी, पेज 24 के ऊपर जी। अच्छा देखें, कोई भी कंपनी जो होती है ना उसकी ये देखनी होती है कि उसकी सप्लाई चेन क्या है, वो कहाँ से सोर्सिंग कर रही है, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और मैन्युफैक्चरिंग करके आगे अपने एंड कंज्यूमर तक किस तरह से अपनी जो है वो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोडक्ट सॉरी पहुंचा रही है। तो अपस्ट्रीम इंटीग्रेशन है इनकी परचेजिंग ऑफ फ्यूल, आवर वैल्यू चेन
begins with the procurement of fuel to generate electricity under a long-term fuel supply agreement. The fuel procured is transported to hub power station through a dedicated pipeline. ठीक है जी, इनके पास लॉन्ग स्टैंडिंग जो है वो इनके लॉन्ग टर्म के फ्यूल सप्लाई के एग्रीमेंट्स हैं इनके पास। मतलब इस तरह से नहीं हो सकता कि इनकी जो है वो फ्यूल की सप्लाई कट ऑफ हो जाए। और वैसे भी पाकिस्तान में आपको पता है बिजली जो है वो पॉलिटिकल लेवल पे जो है वो समझी जाती है। और किसी को फ्यूल मिले ना मिले, पावर प्लांट्स को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अगर डोमेस्टिक लोड शेडिंग ज़्यादा हो जाएगी या फिर कमर्शियल लोड शेडिंग ज़्यादा होगी, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर पड़ता है। तो गवर्नमेंट इन चीज़ों के अंदर बड़ा डायरेक्टली जो है वो लिंक्ड होती है। अच्छा, उसके बाद कोर ऑपरेशंस पावर जनरेशन है इनका। वी कन्वर्ट फर्नेस ऑयल इनटू इलेक्ट्रिसिटी पावर एट अवर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी विद स्किल्ड वर्कफोर्स डेडिकेटेड टू कीपिंग द प्लांट अवेलेबल अंडर द पीपीए फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये इनका जो है वो कोर ऑपरेशन है। मतलब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करते हैं, फर्नेस ऑयल को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। उसके बाद फिर चीज़ देखी जाती है डाउनस्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो चीज़ जब बन जाएगी तो आगे डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी। द प्लांट्स रिमेन्स अवेलेबल फॉर डिस्पैच टू द सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, यानी गवर्नमेंट को दी जाती है ये डायरेक्टली। ये इसका एक जो है वो कोर ऑपरेशन है जो कि आपको समझना चाहिए। अब देखें, कोई भी कंपनी जो होती है ना, उसकी लीडरशिप की क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। ख़ास तौर पे जो रिव्यू होता है ना, उसमें आपने चेयरमैन का रिव्यू ज़रूर पढ़ना होता है, सीईओ का एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट्स आपको क्या बता रही होती हैं कि कंपनी ने प्रीवियसली क्या किया, आगे गोइंग फॉरवर्ड कंपनी ने क्या माइंड बनाया हुआ है अपना। तो चेयरमैन रिव्यू में जो चीज़ें अहम है वो मैं आपको यहाँ पे हाइलाइटेड मैंने की हुई हैं, तो ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या चीज़ है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद बीवाईडी ऑटो इंडस्ट्री कंपनी। इसके ऊपर ऑलरेडी बात हो चुकी हुई है कि चेयरमैन ने कहा है कि अपने रिव्यू में कि हमने बीवाईडी के साथ पार्टनरशिप की है, जो कि न्यू एनर्जी व्हीकल एनईवी को इंट्रोड्यूस कराएगी पाकिस्तान में। और जब हबको ने इसको टेकअप किया, तो इसका मतलब ये है कि हबको विलिंग है कि वो अपनी सिर्फ पावर जनरेशन के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा, बल्कि गोइंग फॉरवर्ड वो मजीद अपने जो है वो पोर्टफोलियो में इजाफा करेगा। अच्छा, उसके बाद ये एक बहुत अहम बात है, इसके ऊपर आई थिंक एक नोटिस भी आया था और लोग काफ़ी डिस्टर्ब थे कि यार ये क्या चीज़ है? कुछ इसके हवाले से सोशल मीडिया पे भी बातचीत हो रही थी। मैं आपको बड़ा वाज़ह क्लियर कर देता हूँ। Recognizing the vast potential of Thar coal, we have decided to increase our stake in the Sindh Agro Coal Mining Company. देखें जी, जब आप किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ना, मतलब सोर्सिंग के लिए जो आप अपना माल, अपना रॉ मटेरियल जिससे ले रहे हैं, अगर उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो हो सकता है वो आपको टाइमली चीज़ों को ना दे, या हो सकता है वो आप ये जो उसकी प्रोडक्ट है, वो हो सकता है किसी थर्ड पार्टी किसी और को दे दे, आपके साथ ना करे, क्योंकि उसका जो है डिसीजन है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप इसके मैं जैसे आगे इसमें रिपोर्ट में डिस्कस भी करूँगा कि थर नोवा और थल एनर्जी जो है, सॉरी, थल नोवा और थर जो एनर्जी है, जो इसकी पावर प्लांट्स हैं, वहाँ से बहुत अच्छी जो है वो प्रोडक्शन आई है, और उसने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो कंट्रीब्यूट किया है इसकी रेवेन्यू स्ट्रीम में। मतलब जो इस क्लोजिंग में, जो इस साल की क्लोजिंग आई है, उसके अंदर जो प्रॉफिट्स हुए हैं, जो सेल हुई है, उसके अंदर 2 पावर प्लांट्स का बड़ा बुनियादी रोल है। अब ये पावर प्लांट्स थार के कोल के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है? मतलब इंडिजिनस जो आप कहते हैं ना पावर जनरेशन के ऊपर, इंडिजिनस सोर्सेज़ के ऊपर, मतलब वो सोर्सेज़ जो कि कुदरती हों और आपके करीब तरीन मौजूद हों, उसको इंडिजिनस बोलते हैं। तो इसलिए कंपनी ने ये तय किया कि क्योंकि थर कोल से ये कोयला निकालते हैं और फिर इन 2 पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं। तो इन्होंने जो है ये डिसाइड किया कि जो सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी है, जो कि इसको एक्सट्रैक्ट करने में, थर के कोल को एक्सट्रैक्ट करने में लगी हुई है, इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाने की इसके अंदर जो है वो डिसीजन लिया, ठीक है? और ये बड़ा अच्छा डिसीजन है। ये ऐसा नहीं है कि
मतलब इसमें बाज़ का चीज़ें महँगी भी मिल जाती हैं तो कोई मसला नहीं होता, कम से कम आपकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं होती। तो ये एक मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी एक ज़बरदस्त इनकी सोच है। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट इसका चेयरमैन रिव्यू में आया वो है चाइना पावर हब की। अ अ, चाइना पावर हब हैज़ डिक्लेयर्ड इट्स फर्स्ट डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर अंडर रिव्यू। देखिए, एक तो 2 चीज़ें देखी जाती हैं लीडर की। एक तो ये है कि लीडरशिप जिसके अंदर जिस काम में इन्वेस्ट कर रही है, उससे फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे? उसका आरओआई क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? क्या वहाँ पे पैसे तो नहीं फँस जाते? ठीक है। तो कंपनी ने जो पास्ट में इन्वेस्टमेंट की थी चाइना पावर हब के साथ, उधर से पहला डिविडेंड जो है वो रिसीव हुआ, जिसकी हम इस साल के हवाले से जिस पे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये इस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रही है कि कंपनी जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है, वहाँ से इनको रिटर्न भी आ रहा है, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट्स इसके अंदर चेयरमैन रिव्यू में बहुत अहम थे, तो मैंने इन 3 पॉइंट्स को जो है वो अलहदा से आप लोगों के लिए लिखा हुआ था। अच्छा, उसके बाद सीईओ मैसेज है, बाकी इसमें मोस्टली जो चीज़ें हैं ना, वो फाइनेंशियल्स में डिस्कस होंगी, डेफ़िनिटली इसमें बहुत सारी बातें हुई हुई हैं। लेकिन वो बात जो कि मतलब दूसरी जगहों पे नहीं मिलती, इसलिए उसको मैंने ये सेपरेटली जो है वो आप लोगों के लिए आइडेंटिफ़ाई किया है। थर कोल बेस्ड पावर प्लांट, थर एनर्जी लिमिटेड एंड थल नोवा पावर थर प्राइवेट लिमिटेड आर कंसिस्टेंटली पोजीशन अमंग द टॉप 5 रैंक इन द इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर। देखें, ये जो 2 पावर प्लांट्स हैं, ये टॉप 5 में रैंक कर रहे हैं इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर में, ठीक है? तो इसका मतलब है ये 2 जो इन्होंने प्लांट्स लगाए हैं, ये बेहतर हैं और इन्हीं 2 प्लांट्स को सप्लाई करने के लिए इन्होंने एंग्रो कोल माइनिंग जो कंपनी जो ऊपर मैंने चेयरमैन रिव्यू में आप लोगों से डिस्कस किया है, उन्होंने इनके साथ एक अपना जो स्टेक है वो बढ़ाने की कोशिश किया ताकि इनका जो कोल की सप्लाई है, वो बेहतर तरीके से हो और वो ना रुके। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 41 पे, ऑपरेशनल हाइलाइट्स है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी-सी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक तो 18-19 में इनका 1.4% जो है, मतलब पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो हब पावर का पोर्टफोलियो था वो 1.4 था, फिर 19-20 में ये 4.7 हो गया, 20-21 में 6.1 परसेंट हो गया। अब उसके बाद फिर ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज़ किया। अच्छा, इसकी डिक्रीज़ होने की रीज़न जो है, वो ये है कि कुछ प्लांट्स जो है उनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी होने के बावजूद वो प्लांट जो है वो आइडल रह गए। जैसे हब प्लांट को इन्होंने नील रखा, ठीक है? ये एक अ, अच्छी जो है वो प्रोडक्शन करता था। इसके ऊपर प्रीवियस वीडियो पे भी बात हो चुकी हुई है। तो 2023 और 24 में गो के इनका जो प्रोडक्शन के अंदर पोर्टफोलियो है, जो प्रोपोर्शन है वो कम हुआ है, लेकिन अ, ये गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है? क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा इनके प्रोजेक्ट्स जो है वो आने लगे हैं लाइव। गोइंग फॉरवर्ड ये चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएँगी। अच्छा, ये तो मैंने थोड़ी-सी पास्ट की बात की चेयरमैन रिव्यू में, फ्यूचर के हवाले से भी थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कंपनी जो होती है वो फ्यूचर पे चलती है। पास्ट की परफॉर्मेंस गो के काफ़ी उसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं नंबर्स के ऊपर, क्योंकि वो एक कंपनी की जो है एफिशिएंसी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है और उसके जो हायर मैनेजमेंट है उसने क्या फ़ैसले लिए हैं उसके ऊपर भी जो है वो एक पिक्चर क्लियर हो रही होती है। लेकिन हमेशा जो कंपनीज़ अच्छी कंपनीज़ होती हैं वो हमेशा अपनी फ्यूचर आउटलुक पे चलती हैं। तो देखें जी, फ्यूचर आउटलुक में अगर आप देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त टेकअप कर रहे हैं हब को। अच्छा, हब को इस परसुइंग पार्टिसिपेशन इन द competitive बिडिंग फेज फॉर द केई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट अमाउंटिंग टू a cumulative capacity of 640 megawatt including Pakistan first wind solar hybrid project 220। ठीक है जी, इसके हवाले से ये मैं आपको बता दूँ कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है जिसमें सोलर और विंड के प्लांट्स आते हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मेरा ख़्याल है हबको ने कुछ जो है वो इसमें प्री क्वालिफाइड भी किए हुए हैं बिड्स, ठीक है? तो जैसे ही वो
शुरू होते हैं तो प्रोजेक्ट्स जो है वो हबको को ही दे दिए जाएँगे। तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी इनका फ़ोकस काफ़ी है, तो गोइंग फॉरवर्ड इनकी मज़ीद पोर्टफ़ोलियो में जो है, वो ग्रीन एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ही उसमें ऐड होंगे तो वो जो प्रोपोर्शन है पाकिस्तानी इलेक्ट्रिसिटी का, और जो कि मैंने ये ऊपर मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से दिखाता हूँ, ये जो पोर्शन कम हो रहा है, ये गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह जैसे ही ये रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जो है वो लाइव आते हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इनका जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, ये फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इसी तरह से ये जो वीडियो का सिलसिला है वो आप लोगों तक पहुँचता रहे और आप लोगों तक जो है वो क्वालिटी इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। बाकी अपने फीडबैक जो है वो आप इस वीडियो के नीचे, जो भी आपके कमेंट्स हैं, वो आप वीडियो के नीचे ज़रूर लिखें और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिस्पॉन्ड करूँ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।